Illustration number 1. A light bulb is rated 100 watt and 220 volt supply. Find the resistance of the bulb, the peak voltage of the source, and RMS current through the bulb. जो रीडिंग दिया इसमें 100 watt and 220 volt. 100 watt and 220 volt. So power P is equal to 100 watt and voltage 220 volt. Voltage होगा 220 volt. First उसने resistance लिया for resistance. Okay. अब दर्पण में चेक है तो लिखा गया rating of the given bulb is 100 watt and 220 volt. It means that the maximum voltage that can be applied to a given bulb is 220 volt. And at that voltage, maximum power consumed by the bulb is 100 watt. So 100 watt. Now we apply the formula of average electrical power. क्या होता है? E is equal to V square by R. तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि R is equal to V square by P. So 220 whole square divided by 100. What is the square of 22? So first answer is 484 ohm. Okay. Now second option. The peak voltage of क्या लिखा उसने? सोर्स. पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर? तो ये जो आंसर है किसका है? V क्या लिखा? 220 वोल्ट. V का मतलब क्या हुआ? ये जो V लिखा हमने वो V क्या होगा? क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V फाइंड करना है. So VRMS is equal to Vm by root 2 and therefore Vm is equal to root 2 VRMS and therefore root 2 V. जो V और I लिखते हो RMS वैल्यू है and therefore the V maximum is equal to 1.414 into 220 into क्या लिखेंगे? 220. क्या आंसर होगा? मल्टीप्लिकेशन जल्दी. 1.414 into 220. into 220. क्या आंसर है? 311.08. 311.08 volt is the maximum volt. Okay. Now third option. The RMS current through the bulb. RMS current through the bulb. अब RMS करंट चाहिए तो मिलेगा ना. RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो VRMS तो है. रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. सो VRMS is equal to IRMS into R. So RMS value of current is equal to VRMS upon R. What is the value of VRMS? 220 upon R. 484. रेशियो क्या होगा? 0.45. 45. आगे कुछ नहीं ना. तो ये सिंपल मेथड थी.
उन लोगों ने पावर वाली मेथड से मेरे ख्याल से दर्पण में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वी को या ओम्स लॉ वाली फॉर्मूला एक सिंपल चीज समझो, ओम्स लॉ कभी भी एसी सर्किट में यूज नहीं होता। वो थर्ड चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में हमने लिखा था, और ये 7 चैप्टर में मेजॉरिटी वर्क यही होता है कि हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। देखा आपने, मेजॉरिटी में ओम्स लॉ में क्या होता है, ग्राफ V वर्सेस I का स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ ग्राफ, वहां भी ऐसा बताया कि लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी वही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थी, रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो V और I जो लिखते हैं ना, वो आरएमएस वैल्यू होती है, VM IM ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। क्लियर? नाउ सेकेंड इज 7.2। सर 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम हुआ? लखी लो सर 2 मिनट का। कंप्लीट। यस ऑप्शन सर। लिखना था, बाकी तो इजी है, वो लिख के दिया है, थर्ड स्थित मैंने चेंज करके लिखा। उन लोगों ने पावर वाली फॉर्मूला से लिखा, P इज इक्वल टू VRMS IRMS। अब देखो पावर वाली टॉपिक तो कैंसिल हो चुकी, पावर वाली टॉपिक कैंसिल हुई, बराबर, तो अच्छा है कि ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर लो। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, second, pure inductor of 25 millihenry, pure inductor of 25 millihenry, so L is equal to 25 millihenry mH, so 25 into 10 raised to minus 3 H is connected to the source of 220 volt, source of 220 volt मतलब V या VRMS जो भी लिखेंगे 220। Find the inductive reactance and the RMS current in the circuit, the frequency of the source, frequency V नहीं लिखेंगे आप, स्मॉल v ऐसा नहीं, F करके लिखना है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी, वोल्टेज V करके लिखेंगे कैपिटल V, ओके, और फ्रीक्वेंसी स्मॉल v, तो प्रॉब्लम करेगा, तो आपको प्रॉब्लम करेगा। इससे अच्छा है कि इसको स्मॉल f करके लिखो। ओके, अब सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड दैट इज इक्वल टू 2πfL, 2 into 3.14 50, L is equal to 25 into 10 raised to minus 3, okay, 50 into 2 100, इसका मतलब 314 into 25 into 10 raised to minus 3, so value of XL कंप्लीट करो, कितना होगा 0.314 into 25 कर दो, 7850 7850 7.85 7.8 7.85 ओम, ये -3 नहीं कर रहा है तो 0.314 कर दो, 0.314, तो आंसर आएगा 7.85। क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट में लिखा था आरएमएस वैल्यू, so V is equal to XL into I, V is equal to IR वाली फॉर्मूला, I मतलब आरएमएस,
इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। वी कितना दिया था 220, एक्सएल 7.85। so what is the value of IRMS current? $28.025 28.025 एम्पियर। ए। हाँ, ये सब न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें 4 मार्क्स की 4 मार्क्स क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये भी है कि सपोज 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछा तो आपको 14A 14B करके 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क्स वाले, तो भी 4 मार्क्स हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी ये पॉसिबल है कि 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ले। 2 क्वेश्चन पूछो 4 मार्क्स हो जाएगी, लेकिन एक सिंगल 4 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा बस, और 4 MCQ। Okay, now number 3, 7.3. A lamp is connected to the series with a capacitor. Okay, a lamp is connected in series with a capacitor. Predict our observation for the DC and AC connection. What's happened in each case if the capacitance of capacitor is reduced? Lamp is connected to the capacitor. Okay. इस लैंप को हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी नहीं, कैपेसिटर। Lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observation for DC and AC connection. ओके, जब डीसी होगा तो यहाँ बैटरी भी कनेक्ट होगी, और बैटरी कनेक्शन करेंगे तो सीरीज कनेक्शन ही होगा, तब सीरीज कनेक्शन होगा। अब जब सीरीज कनेक्शन होगा, ओके, तो लैंप ग्लो होगा या नहीं होगा? क्योंकि जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और करेगा ना, जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक। कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक करेगा, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंटेंसिटी? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। सर कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कैसे रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट तो चेंज होगा, करंट तो चेंज। I इक्वल टू I0 e रेस टू माइनस टी अपन RC वाली फॉर्मूला से चेंज होता है। कैपेसिटर जब चार्ज होगा तब करंट इस तरह से चेंज होता है। हमको सिलेबस में नहीं दिया ऐसी फॉर्मूला I इक्वल I0 e रेस टू, दिया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। हाँ, इसमें बता सकते हैं टी इक्वल टू, सपोज आपने इंफिनिटी ले लिया, टी इक्वल टू इंफिनिटी, ई रेस टू इंफिनिटी, और बाद में माइनस से तो नीचे ले जाओ, तो टी इक्वल टू इंफिनिटी टाइम हो जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसने बताया कि a lamp is connected in a series with a capacitor. predict your observation for DC and AC. DC में तो सबसे पहले वो चार्ज होगा, अगेन जब चार्ज होगा तो करंट इस तरह से डिक्रीज होगा। क्या लिखेंगे बोलो? This is first connected to the series combination to lamp and capacitor. Current flow through the lamp till the capacitor gets charged up, but after that no current flow through the lamp because capacitor of infinite resistance to flow of direct current and hence the block DC. जब तक चार्ज है तब तक करंट पास होगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया, करंट फ्लो होना बंद,
ઓપન સર્કિટ થઈ જશે ને પછી करंट फ्लो होना क्या रहेगा? ओपन सर्किट, यस ओपन सर्किट बता सकते हैं। ओके तो जब जैसे आपने डीसी कनेक्ट किया कैपेसिटर चार्ज होगा। ओके और जब तक चार्ज होता है तब तक सर्किट से करंट पास होता है, लेकिन टोटली चार्ज हो गया करंट पास होना बंद हो जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो होना भी बंद हो जाएगा। ओके एंड सेकेंड जिसकी उसने एक क्वेश्चन और भी लिखा था कि कैपेसिटेंस डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करने से वो फिनोमिना में कुछ चेंज नहीं होता। डीसी बैटरी जब कनेक्ट करेंगे, सपोज यहाँ मैंने डीसी बैटरी कनेक्ट कर दी। ओके जैसे बैटरी कनेक्ट की तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तब तक सर्किट से करंट पास होगा, बल्ब ग्लो होगा। लेकिन टोटली चार्ज हो गया कैपेसिटर, मतलब करंट पास होना बंद हो गया, बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि सपोज कैपेसिटेंस मतलब डिक्रीज करेंगे, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेंगे तो भी वही फिनोमिना है, फिनोमिना चेंज नहीं होगी। लेकिन एसी हुआ तो कंटिन्यू फ्लो करेगा। जब आप एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तो इसकी रिएक्टेंस होगी एससी 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। और इससे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है हमारे एक्सी को 1/ओमेगा सी, मतलब वो ग्लो होगा, वो ग्लो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सपोज कैपेसिटेंस आपने डिक्रीज किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, एक्सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब पहले जो ग्लो होता था इससे कम इंटेंसिटी मिलेगी। कब? जब आप कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे तब। डीसी में कब तक मिलता है ग्लो? जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो करंट पास होगा, वरना बंद। एसी में क्या होगा, कंटिन्यू ग्लो होगा। लेकिन जैसे आपने कैपेसिटेंस डिक्रीज किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो करंट फ्लो होता है बराबर, वो करंट जो फ्लो होता है वो कम हो जाएगा। इतने पॉइंट्स इसमें, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन किया। ये कैपेसिटर के लिए है, ये किसके लिए था, कैपेसिटर के लिए। ओके बोलो સર આપણે ડીસી સર્કિટમાં જે સર કરંટ ઉપર તો કઈ પેલું ફરક નહીં પડે ને, કેપેસિટન્સ આપણે ઘટાડી દઈએ તો? नहीं, किस में, ये ऊपर वाला ડીસી सर्किट एसी सर्किट में होगा ना। एसी सर्किट के लिए एक मिनट, एसी सर्किट में कितना करंट पास होगा, I is equal to V/XT। डीसी में डीसी में तो नहीं होगा। डीसी में तो मैंने बताया ना कि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब डिक्रीज भी करेंगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो करंट बंद हो जाएगा। इसने कंप्लीटली लिखा है जब तक ये चार्ज होता है तब तक फ्लो होगा, बहुत कम टाइमिंग के लिए मिलता है। ओके और जैसे चार्ज हो गया मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़से नहीं, कैपेसिटेंस आप चेंज करेंगे तो भी इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता। डीसी में फर्क नहीं पड़ता, एसी में फर्क पड़ेगा, डीसी में इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता। डीसी में इंटेंसिटी में वो चेंज नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर जल्दी चार्ज ना થાય ડીસી માં? हेलो સર ડીસી માં જે કેપેસિટર હોય તે જલ્દી ચાર્જ ના થાય આપણે કેપેસિટન્સ ઓછું કરીએ તો? नहीं, कैपेसिटर जल्दी चार्जिंग में क्या, कैपेसिटर तो देखो एक प्लेट प्लस और एक माइनस, ऑल्टरनेटिंग में तो क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब ये चार्ज हुआ तो बाद में डिस्चार्ज हो, क्योंकि माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यू आपको ग्लो देगा एसी के अंदर। इधर डीसी में तो क्या होता है कि आपने जैसे कनेक्ट किया तो एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स हो गया, जब तक चार्ज हो तब तक ग्लो, फिर तब तक वो करंट पास होता है। और करंट कैसे डिक्रीज होगा वो भी मैंने बताया, करंट इस तरह से डिक्रीज होगा, कांस्टेंट भी नहीं है, I इक्वल टू I0 e⁻⁻, माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ I इक्वल टू I0 e⁻t/RC। जैसे करंट इंक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, रेशियो डिक्रीज होगा। ओके तो डीसी के बाद क्या होगा, एक प्लेट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव। सपोज मैंने ये प्लस माइनस कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वो चार्ज होना शुरू हो गया, तो करंट इस तरह से डिक्रीज होगा। लेकिन ये बहुत स्पीडीएस्ट प्रोसीजर है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके जहां तक करंट पास है तब तक ये ग्लो होगा, वरना बाद में तो बंद हो जाएगा।
अब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता। से डायरेक्टली आप स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं कि डीसी के अंदर ओके कैपेसिटेंस चेंज करने से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। एसी में इसलिए है, एसी में क्या होता है कि आपने एसी सोर्स जब कनेक्ट किया फिर तो चेंज होता है, चलो ये प्लस ये माइनस, बाद में माइनस ये प्लस, मतलब कंटिन्यू पास होता रहेगा। और करंट कितना होगा, सो XC is equal to 1 upon omega C and therefore I equal to 1 upon XC। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंटिन्यू ग्लो होगा। ओके, जब कंटिन्यू ग्लो होगा और आपने सपोज कैपेसिटेंस डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बताया जाता है। ओके, ये इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? से एसी डीसी में इतना फर्क है। सिमिलर ये जैसे कैपेसिटर की क्वेश्चन है ना, इस टाइप की और क्वेश्चन 7.5 पहले ले लो। चलो कौन सा 7.5, ये 7.3 मैंने एक्सप्लेन किया। 7.5 सर आप क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या हुआ, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। कौन है प्रॉब्लम था वो, शिव सर आ पटेल। शिव ने इस शिव ने तकलीफ રહેવાની છે। हम सर शिव નજીકમાં કોઈ ટાવર હોય એના પર જઈને બેસ, ફાયદો થાય। सर તમારી નેટવર્ક नहीं मारे को प्रॉब्लम જ नहीं, तू जो तू મારા નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હોય તો મને બતાય। મારા નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હોય તો બધા જ હમણાં બહુ પાડવાનું શરૂ કરી દે। સર ફોટો મોકલું। હા તો મને કઈ વાંધો, એ પ્રોબ્લેમ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ તારો હશે, બાકી અહીંથી હોય તો બધાને એવું દેખાય, એકને નહીં બધાને જેવું દેખાય કે એ પ્રોપર નથી આવતું એવું છે। કોઈ બીજું ક્લિયર? બાકી કોઈને તકલીફ પડી? ના સર સર નવરાત્રી એટલે એને તકલીફ પડી જાય આ વખતે શિવને। હા સર ભાઈ પડે જ ને। શિવને એવું કે બેઠો બેઠો ઊંઘી ગયો હશે ને, દસ ભાઈ આવું થતું। ના સર બોર્ડ કેવી રીતે ના દેખાય, બોર્ડ વ્હાઇટ બ્લેક હોય તો ના દેખાતું। સર ક્લિયર નતું દેખાતું। ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, ચશ્મા લૂચ। ઓલરેડી છે। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इससे पहले कि वो इंडक्टर के लिए उन लोगों ने दिखाया, a light bulb and an open coiled inductor are connected to the AC source through a key as shown in figure। बल्ब के साथ इंडक्टर कनेक्ट किया, की और एसी सोर्स। दूसरे बताएं सिर्फ एसी, क्या लिखा था, स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of light bulb, number A, increase, number B, decrease, C, unchanged. The iron rod is inserted, give your answer with a reason। अब देखो सिंपल चीज है कि इनिशियली जैसे आपने स्टार्ट किया, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा, पहले आंसर बताओ। आपने स्विच ऑन की तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा? जैसे आपने किया कि करंट पास होगा, बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा? हाँ ग्लो होगा। होगा सर। होगा। क्लियर? अब उसने क्या बताया कि अब यहाँ आप आयरन रॉड रखो, आयरन रॉड रखने से क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब इसका इंडक्शन बढ़ेगा। ओके, हो जाएगा, एल की वैल्यू बढ़ेगी, एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एल की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब एक्स आर इक्वल टू ओमेगा एल इंक्रीज होगा। और जब ओमेगा एल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ मतलब ये जो इंटेंसिटी है, क्लो इंटेंसिटी, वो डिक्रीज होगी। वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर से
जैसे आपने की ऑन की, ये ग्लो होगा। थोड़ी देर के बाद आपने आयरन रॉड रखा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इंडक्टेंस इंक्रीज होगा मतलब एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इंक्रीज हुआ, ओमेगा एल इंक्रीज हुआ मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो सर्किट से पास होगी करंट डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो समझो कि सपोज ने 7.3 7.5 मर्ज करके पूछा, मतलब दो क्वेश्चंस ए और बी करके पूछ लिए, 4 मार्क्स कंप्लीट, क्योंकि आपको प्रॉपर लिख के इसके रीजन देनी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? एक में कैपेसिटर की बात थी और सेकंड में किसकी थी? इंडक्टर की। है कोई डाउट इसमें? नो सर। 7.4 7.4 250 volt and 50 hertz, 250 volt and 50 hertz। ओके, किसके साथ कनेक्ट किया? कैपेसिटर के साथ। क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैराडे। माइक्रो लिखा है? यस। तो इसका मतलब 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे। वोल्टेज V इक्वल टू V आ हमेशा जो आपको याद रहता है 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एफ ही लिख रहा है, वी नहीं लिखेंगे आप। ओके, क्या पूछा? फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड अ करंट इन अ सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट? क्या होगा? ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा? क्या फार्मूला होगी? ओमेगा C and that is equal to 2 pi FC 2 3.14 50 C is equal to 15 into 10⁻⁻⁶। अब सिंपल है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन 100 314, so 10⁻⁶ divided by 314 into 15, 314 into 15 कंप्लीट करो तो कितना आ रहा है? $212.314. $212.314. Just a minute. $212.314. ये जो फर्स्ट ऑप्शन देखो कहाँ से एमसीक्यू होंगे वो बता रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट वाला इतना, वो मार्च 2020 में एमसीक्यू करके पूछ लिया उन लोगों ने। ये वाला इतना पोर्शन दर्पण के पीछे आपके पास पेपर होगा, इसमें 15 नंबर एमसीक्यू देखो। A 15 microfarad capacitor is connected to the 220 volt 50 hertz AC source. Value of the capacitive reactance is dash. 1 marks question in MCQ. यही आंसर है 212 ओम, 212 ओम। क्लियर? तो चैप्टर के अरे सर न्यूमेरिकल के ऑप्शन से भी उन लोगों ने एमसीक्यू बनाया है, इतना ही पूछा है। चलो आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। RMS वैल्यू V upon XC. What is the value of potential 220 upon 212.3? 1.03. 1.03
03 03 जो भी है, न्यूमेरिकल तो यहाँ खत्म हो गया। अब उन लोगों ने क्या पूछा था, है कोई ऑप्शन? फाइंड द कैपेसिटी रिएक्टेंस, करंट, आरएमएस एंड पीक। ओके, पीक वैल्यू बाकी मतलब मैक्सिमम बाकी, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम। सो I इज इक्वल टू IM/√2। क्लियर? ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड और ये थर्ड, एंड देयरफॉर IM इज इक्वल टू 1.414 into I, 1.03 1.456 1.56 6 जो भी है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सबसे पहले उन लोगों ने ऑप्शन दी। अब ऑप्शन में ऐसा लिखा आगे, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंड टू कैपेसिटी, रिएक्टेंस एंड करंट। देखो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल होगी मतलब रेजिस्टेंस हाफ। सिंपल है ना, एफ की जगह आपने 2f लिखा तो इसका मतलब एक्सी की वैल्यू कम, एक्सी की वैल्यू कम का मतलब हाफ हो जाएगा। ओके, एक्सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, एफ की जगह हमने 2f रखा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आफ्टर फ्रीक्वेंसी इज मेड डबल द XC would becomes half and current would becomes double। चलो इस न्यूमेरिकल में तो बता रहे कि आप फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, डबल करेंगे। फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो ये हाफ होगा, ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा पूछा होगा कि फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगी तो XC डबल होगा, और XC डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। तो वहां कौन सी ऑप्शन पूछिए उस तरह से चेंज करना है। पता चला? लास्ट ऑप्शन में पता चला फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल मतलब रेशियो हाफ हो जाएगा। अब ये रेशियो हाफ है 2 पर मतलब करंट डबल हो जाएगा। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 नंबर कंप्लीट करेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल। चलो वरना होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। A resistor of 200 ohm, resistor of 200 ohm मतलब R होगा, resistor लिखा है, and the capacitor of 15 microfarad, 15 micro, to connected with the 220 volt and 50 hertz. This is calculate the current in circuit. Calculate current in circuit. Current in circuit मतलब I या IRMS, आपको जो भी लिखना है वो। बाद में calculate the voltage across the resistor, capacitor, and the direction of the voltage more than the source voltage. If yes, resolve. Okay, बात की बात है। चलो कोई बात नहीं, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन Z, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट नहीं है, अब R भी है और C भी है। ओके, पहले Z फाइंड कर ले। Z इज इक्वल, फॉर्मूला बताओ। Z मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसका इम्पीडेंस
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जेड की फॉर्मूला क्या होगी? अंडर रूट आर Z के स्क्वायर लिए प्लस फॉर्मूला क्या एक्स सी माइनस एक्स एल। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। XC minus XL whole square. Just a minute. Z is equal to under root R square plus XC whole square. और XC मतलब 1 upon इसी कैलकुलेशन नहीं है 200 स्क्वायर 2 3.14 50 15 into 10 raised to minus 6 whole square. So Z is equal to, अब कैलकुलेट करके दो चलो, पहले तो 40,000 अभी ये मेरे ख्याल से कैलकुलेट किया था हमने। देखो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 100 314 हो जाएगा 314 into 15 10 raised to 6 divided by 314 into 15 whole square 10 raised to 6 not 106 10 raised to 6 divided by 212 अभी आंसर कैलकुलेट किया था मेरे ख्याल से आगे हमने, सपोज याद हो तो 7.4 में लिखा है 7.4 में नहीं पता एमसीक्यू पूछा गया था 2020 के अंदर, तो यही तो कैलकुलेशन थी। ये 40,000 और 212.3 का स्क्वायर करो 212.3 का स्क्वायर 212.3 का स्क्वायर 45071 45071 so addition is 85071 स्क्वायर रूट निकालो टू 291.669 291.66 1 669 चलो कंप्लीट करो 66 से हो जाएगा। तो ये Z की वैल्यू आई। अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम I इज इक्वल टू V मतलब 220 अपॉन 291.66 कितना होगा? $0.754 0.754 0.754 एम्पियर। कंप्लीट। तो ये आंसर इलेक्ट्रिक करंट का है। ओके अब उन्होंने क्या पूछा था? कैलकुलेट द वोल्टेज मतलब आरएमएस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। सिंपल है। चलो बी ऑप्शन में वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस तो V इक्वल टू I R
V इक्वल टू क्या लिखेंगे आई आर, आई की वैल्यू 0.754 इंटू रेजिस्टेंस कितना था 200, बताओ कितना होगा? वन 50.8 50.8 volt. Okay, similarly second point for VC, voltage for capacitor, क्या फॉर्मूला होगी? I into XC, I की वैल्यू 0.754, XC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, बताओ तो 212.3, इसका स्क्वायर करके हमने लिखा था। वन 160.074 07 वोल्ट। ओके, अब इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। तो आरसी सर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाली सर्किट होती है, तो इसके अंदर क्या होगा? करंट π/2 रेडियन आगे, मतलब दोनों के बीच में π/2 रेडियन की डिफरेंस होनी चाहिए। सपोज इस पर एग्जांपल ये वी आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी सी, तो इसको क्या बताएंगे? वी। तो इसका मतलब यहां लिखना है यहां हम ये कंप्लीट कर सकते हैं, द एक्चुअल फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड वी सी इज π/2 फॉर आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस के लिए तो दोनों के बीच की फेज डिफरेंस 0, ओनली कैपेसिटर तो करंट π/2 आगे, ओनली इंडक्टर तो करंट π/2 पीछे, बराबर। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ओनली की बात नहीं, तो आरसी सर्किट के रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर भी है, तो रेजिस्टेंस के लिए 0। ओके, रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? 0। रेजिस्टेंस आपने 0 लिया, तो इसका मतलब यही मैं डायग्राम बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायग्राम, और उसी डायरेक्शन के अंदर होगा वी आर। लेकिन ओनली सर्किट कैपेसिटर सर्किट के अंदर पोटेंशियल से करंट π/2 रेडियन आगे, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। मतलब ये वी आर और ये वी सी, आप इसको पैराग्राम से कंप्लीट करेंगे। सो वी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब दोनों की स्क्वायर करके ऐड करो तो आंसर क्या आ रहा है? वन 150.8 whole square and 160.07 whole square, then square root 219.3 219.3 219.9 हाँ वही ना, तो इसे अप्रोक्सीमेट 220 दे सकते हैं, क्योंकि तो सपोज आपने इसको 51 ले लिया होता तो अप्रोक्स और ज्यादा नजदीक पहुंचता, और ज्यादा नजदीक हो जाता। क्लियर? तो यहाँ बता सकते कि अबव वोल्टेज इज इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोर्स। जो भी वोल्टेज है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच। ओके, उसने पूछा था क्वेश्चंस के अंदर, उसने लिख के दिया है is the algebraic sum of this voltage is more than the source voltage? If yes, result तो yes में क्या है? तो इक्वल ही हुआ, मोर देन नहीं हुआ, इक्वल ही है। फिर जितना 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया था वो 220 वोल्ट ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 29 समझ को आपने 51 लिया होता ना तो और नजदीक हो जाता, मतलब अप्रोक्सीमेट 220 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट क्या होगा 220, मतलब दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों के अंदर क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इसके लिए मेन चीज क्या है? ये डायग्राम कि सपोज यहाँ दोनों जो कनेक्शन दिया था आर इन सीरीज, और सीरीज था इसका मतलब करंट कॉमन रहेगा, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल के लिए हमको फेजर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो करंट कॉमन है, उसी डायरेक्शन में किसका फेजर होगा? रेजिस्टेंस का। ओके, ओनली
कैपेसिटर सर्किट के अंदर करंट पोटेंशियल से π/2 आगे होगा, ये 360 तो इसको क्या बताएंगे 270। ओके दोनों पोटेंशियल के लिए एवरेज पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, तो आंसर वही होता है जो सोर्स से मिलता है। 6 न्यूमेरिकल हुए, 4 ऐसे जो कैलकुलेटेड है और 2 आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने 7.5 और 7.3। आज इतना ही रखो चलो, लेकिन नेक्स्ट कंप्लीट कर देना। हाँ नेक्स्ट से सभी अपने अपने रोल नंबर के बाद साथ एंटर होना है, वरना आज की तरह जो नहीं था उसको बाहर भेज दिया, ऐसा कंप्लीट करेंगे। रोल नंबर कहीं से भी लो। और वो मेरे ख्याल से किसका था, अक्षय का। अक्षय ने अभी 5 सीरीज में अपना रोल नंबर लिखा है, 11 से तो 12 में आ गया, तो रोल नंबर चेंज कर दे। हाँ अक्षय भावसार 503 ऐसा लिखा है उसने। और होमवर्क सबमिट करते वक्त भी रोल नंबर के साथ करना है।